हेलो जैगवार्स, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। ओके, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग हमारे हेलो अल्केन हेलो अरीन के आप मान के चलो दिस इज द थर्ड लास्ट लेक्चर। यानी आज मैं आपको हेलो अल्केन्स के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स कंप्लीट करवा दूंगा। अगले लेक्चर में हम लोग हेलो अरीन्स की सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लोग वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वगैरह पढ़ लेंगे। तो ये लेक्चर और लास्ट वाला लेक्चर तो बहुत छोटा होने वाला है, बस अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। मतलब ये चैप्टर हम लोग एंड की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने हेडिंग डाली थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। उसमें मैंने आपको 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस लिखवाई थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ी, SN1 SN2 पढ़ा, उसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखा। फिर हम लोग ने दूसरा वहां पर हेडिंग डाला था एलिमिनेशन मेथड और तीसरा हम लोगों ने नाम डाला था रिएक्शन विथ मेटल। तो आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, मैं आज आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप लोगों ने नोट कर ली तो मैं गारंटी कहता हूं कि तुमसे जेईई नीट के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस बेसिकली क्या होती है? सो गाइस, दीज आर द रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस in which hydrogen atom we can also call it as beta hydrogen atom, or we can say beta hydrogen is removed from the कंपाउंड। यहां पर हमारा कंपाउंड कौन है? यहां पर हमारा कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड। हो सकता है कि कल को आपका जो कंपाउंड है वो अल्कोहल हो जाए। समझ रहे बात को? मतलब ये कोई अल्काइल हैलाइड तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है। जैसे SN1 और SN2 मैकेनिज्म भी जो थे वो क्या केवल हेलो अल्केन्स पर लगेंगे? नहीं, वो एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म है। ठीक उसी प्रकार एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है इनमें बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल क्या केवल अल्काइल हैलाइड से होगा? नहीं, यहां पर अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं, यहां पर अल्कोहल भी हो सकते हैं, यहां पर कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कि बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे पता लगाएंगे उन सब चीजों को, बट पहले आप इतना नोट करना स्टार्ट करो दैट रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम वी कैन से बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड along with the nucleophile like halogen, like OH, etc. forming an alkene or alkyne, या तो ये अल्कीन बनाएगा या तो ये अल्काइन बनाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, एल्कोहलिक KOH is required for such reactions। अभी मैं एक एक करके आपको प्रॉपरली चीजें समझाता चलूंगा, बट पहले जरा इतना नोट कर लो। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या यह चीज आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 पाथवे से मूव कर सकती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट आवर एलिमिनेशन रिएक्शन कैन मूव थ्रू 2 different pathways।
टू डिफरेंट पाथवेज, दो अलग अलग डिफरेंट पाथवेज से आपकी ये केमिकल रिएक्शन आगे की ओर मूव कर सकती है। योर रिएक्शन कैन मूव थ्रू टू डिफरेंट पाथवेज। जैसे कि आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 एंड SN2 देखा था, ठीक यहां पर आप लोग देखेंगे E2 पाथवे एंड E1 पाथवे। तो यहां पर हम सबसे पहले E2 की बात करते हैं कि E2 एलिमिनेशन पाथवे क्या होता है। गाइज यहां पर E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, वी ऑल नो दिस, E इज योर एलिमिनेशन एंड 2 इज अगेन केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग इस वर्ड को उठाए हैं, विच इज कॉल्ड एज बायमोलिक्यूलर। यानी कि यहां पर भी आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यहां पर भी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, it will depend upon, the rate of reaction will depend upon both the reactant, will depend upon both the reactant। ये दोनों ही रिएक्टेंट पर आपके केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करने वाला है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? पक्की बात। अब यहां पर ये रिएक्शन काम कैसे करेगी, आइए हम लोग इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखो, दैट इन न्यूक्लियोफिलिक, substitution reactions, in nucleophilic substitution reaction aqueous KOH is used। सबसे पहले स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो कि यार मेरे समझ में कैसे आएगी कि क्वेश्चन में दी हुई केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे से मैं आगे बढ़ाऊं कि एलिमिनेशन पाथवे से आगे बढ़ाऊं। सबसे पहला सवाल तुम लोगों के माइंड में वही खड़ा होगा कि यार अगर मेरे पास में एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर रिएक्शन करनी है तो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की होगी या एलिमिनेशन टाइप की होगी। तो वहां पर जो की डिफरेंस होता है वो होता है एक्वस KOH का। किसका होता है? एक्वस KOH का। अब एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो एक्वस KOH होता है, ये जो एक्वस KOH होता है ये डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। ये डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। अब आपका ये जो OH नेगेटिव होता है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। हां, मैंने ये शब्द कहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाते वक्त कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, लेकिन SN1 मैकेनिज्म के अंदर स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों चलेंगे, लेकिन वहां पर भी एक डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे वो बहुत कमजोर होंगे, यानी उनके मुकाबले यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यानी अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। एंड दूसरी खास बात ध्यान रखना दैट ये न्यूक्लियोफाइल शुड नॉट बी बल्की, इट शुड नॉट बी बल्की। अगर ये बल्की होगा तो क्या होगा, बल्की होने की वजह से स्टीयरिक हिंड्रेंस आने लगेगा और स्टीयरिक हिंड्रेंस आने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल आपके कंपाउंड पर अटैक नहीं कर पाएगा। याद करो, भले ही SN2 में आपको पीछे से घुसना हो, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से घुस रहा था तब तो वहां पर मिथाइल अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही काम कर पा रहे थे, सेकेंडरी और टर्शरी ने तो आसपास भी फटकने नहीं दिया था। और SN1 में टर्शरी और सेकेंडरी काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल इतने बल्कि नहीं थे, छोटे छोटे न्यूक्लियोफाइल थे, जैसे कि OH नेगेटिव, जैसे कि CN नेगेटिव, जैसे कि
NO2 नेगेटिव, हल्के हल्के छोटे छोटे न्यूक्लियोफाइल थे, मोटे मोटे बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स नहीं थे वहां पर, क्योंकि अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल होते तो वो उस कार्बन पर अटैक कर ही नहीं सकते थे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत आपको वहां पर पड़ने वाली है। आपके न्यूक्लियोफाइल बल्कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि नहीं होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा एंड देयरफॉर आपको वहां पर मोर रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। और तीसरा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये विदाउट हीटिंग होती है। यहां पर आप लोगों को विदाउट हीट यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने हीट को एब्सेंस माना है। वहां पर आपको कभी हीटिंग का सिंबल दिखाई नहीं दिया होगा, और अगर दिखाई दिया है तो उसे तुरंत काट लें। अगर कभी भूल चूक लिखने में आ गया उसे तुरंत काट लें, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये 3 की डिफरेंस होते हैं। ये 3 की डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस की एक्वस KOH क्यों लिया? एक्वस मतलब पानी, पानी में जब KOH जाएगा तो वो K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूटेगा। OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सक्सेस। OH नेगेटिव एक छोटा सा ग्रुप है, उसका छोटा सा ग्रुप होने का मतलब है कि वो SN1 में कार्बन के पीछे से और SN2 में कार्बन को पीछे से और SN1 में आगे से और पीछे से कहीं से भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल आ गया तो वो SN2 में पीछे से तो घुस नहीं पाएगा और SN1 में वो सामने से भी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि SN1 में भी आपके कार्बन जो होते हैं या तो वो टर्शरी होते हैं या सेकेंडरी होते हैं। तो वो सेकेंडरी और टर्शरी के मतलब कार्बन के आसपास या तो 3 अल्काइल ग्रुप होंगे या तो 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, और वो दोनों ही स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे। मैं एक बार तुमको लिख के बता देता हूं, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, और अगर समझ पा रहे हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। बट जो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार इसे जरा ध्यान से देखें। ये देखिए SN1 मैकेनिज्म में आपका जो हेलोजन था वो इसे छोड़ के चला गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर मान लो यहां पर एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल आ गया, एक बहुत मोटा सा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये मोटा सा जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये यहां पर घुसेगा कैसे? क्योंकि यहां पर इनका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पर इनका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पर इनका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ये यहां से घुसने की कोशिश करेगा तो भी इसको रिपेल करेगा। तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल कभी भी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में घुस ही नहीं पाएगा। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? और ये रिएक्शंस हमेशा विदाउट हीट होंगी। अब मैं आगे चलता हूं और अब आप लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट वापस से लिखेंगे, दैट इन एलिमिनेशन रिएक्शंस, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोग अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हो। अब यहां पर अल्कोहलिक KOH के इस्तेमाल करने से अंदर क्या रिएक्शन घट रही है ये कोई नहीं पढ़ाता। यूजुअली स्कूल लेवल पर, बोर्ड लेवल पर तो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। खैर JEE नीट वालों को तो पढ़ना ही है, लेकिन बोर्ड वालों को पढ़ाओगे तो समझ में आएगा ना। तो मैं पढ़ाता हूं। देखो, मान लो तुम्हारे पास में अल्कोहल है CH3, या चलो इथेनॉल ले लेते हैं C2H5OH, आपने इसके सामने डाल दिया KOH। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल में OH होने का मतलब है यहां पर अल्कोहल एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करने की वजह से और KOH के एक बेस होने की वजह से अल्कोहल यहां बन जाएगा एसिड, और इस वजह से आपके अल्कोहल का H और आपके बेस का OH ये दोनों कंबाइन करके ससुरे वाटर बन के बाहर भाग जाते हैं। अब यहां पर कौन बचा?
यहां पर बचा तुम्हारा C2H5O और यहां पर बचा K, तो ये बन जाता तुम्हारा C2H5OK। और अब ये C2H5OK विथ वाटर यानी इन एक्वस कंडीशन टूटता है, आयोनाइज होता है C2H5O नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव के अंदर। एंड अब ये बन गया तुम्हारा नया न्यूक्लियोफाइल। अब बन गया आपका ये नया न्यूक्लियोफाइल जो कि देखने में ही क्लियर कट बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, पहली बात तो। दूसरी बात कि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ रहा है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH इज ऑलवेज यूज्ड, अल्कोहलिक KOH इज ऑलवेज यूज्ड। व्हाई इट इज ऑलवेज यूज्ड? क्योंकि अगर हमको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है तो पहली बात तो हमें कमजोर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, मिल गया। हमें बल्कि न्यूक्लियोफाइल चाहिए, C2H5O नेगेटिव, मिल गया। बल्कि न्यूक्लियोफाइल मिल गया। और तीसरा हम लोग यहां पर ऑलवेज एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स, इट ऑलवेज प्रोसीड्स विथ हीट, हमेशा हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। बोलो क्या तुम्हें समझ में आया मेरे बकुवो? बकुवो समझ में आया बकुवो? चलिए अब हम लोग यहां पर हमारा जो E2 पाथवे था हम उसको यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे E2 पाथवे के अंदर, जैसे मैंने आपको E2 पाथवे के अंदर दो बातें बता दी कि ये एलिमिनेशन पाथवे है इसलिए E, और 2 का मतलब है कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी यहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करेगा। लेट्स इमेजिन मेरा पहला रिएक्टेंट है CH3 CHBr CH3, यानी कि आप इसे 2 ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हैं। दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है। नाउ यहां पर आपको एक नई चीज और सिखाई जाएगी। क्या है सर वो नई चीज? देखो, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, when your functional group is attached to a carbon, then that carbon will become alpha carbon and that hydrogen will become alpha hydrogen। ये कार्बन बन जाएगा अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन बन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हो वो अल्फा हाइड्रोजन। अब वो कार्बन्स जो आपके अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हों वो कार्बन अब कहलाने लगते हैं बीटा कार्बन। These carbons are called as beta carbons। और बिल्कुल सिमिलरली वो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से कनेक्टेड हो, these all are your बीटा हाइड्रोजन। ये सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं, बीटा हाइड्रोजन बन जाते हैं ये बीटा हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मारा बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़े। ग्रेट। चलिए अब इसको देखते हैं कि मेरे पास में यहां पर कार्बन है, ये H है, ये भी H है, ये भी H है, ये कार्बन, ये H, ये Br, ये H, ये भी H और ये भी H। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर क्या इस्तेमाल करूंगा? यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा अल्कोहलिक KOH। अब आप लोग सब जानते हो अल्कोहलिक KOH में मेरा जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा? C2
H5O और ये C2H5O टूट के बन जाएगा C2H5O निगेटिव प्लस K पॉजिटिव। और साथ साथ में यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर जोरदार हीटिंग करने वाले हैं, तभी ये रिएक्शन एलिमिनेशन पाथवे में घुसेगी। अब क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट यानी आपका सबस्ट्रेट दोनों जरूरी है। समझ में आ रही है इतनी बात आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? अब यहां पर क्या होगा, डेफिनेटली आपका ये Br इसके K के साथ KBr बन के बाहर निकल लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है? समझ में आई आप लोगों को? तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख दूं, यहां पर अभी आप लोगों को मैकेनिज्म समझाने के लिए क्या मैं ऐसा कर दूं कि ये जो Br है, बिकॉज दिस इज पार्शियल नेगेटिव, इट विल गो एंड अटैक द पोटेशियम। तो अब यहां पर आपके पास में ये बचा न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल बोलेगा ये Br K के साथ बाहर निकल रहा है। अब मेरे पास में चांस है कि मैं इस कार्बन पर जाकर अटैक करूं। अब ये मोटा बल्कि हाथी जैसा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ढं 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 घुसने की कोशिश करेगा, पर इसको तो भयानक स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक मोटा सा बल्कि ग्रुप अटैच्ड है, देखो, और यहां पर भी एक मोटा सा बल्कि ग्रुप पे अटैच्ड है, देखो। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये छोटा सा ब्रोमीन तो एडजस्टेड था, लेकिन ये बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल यहां वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये फील करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ये यहां से घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको घुसने नहीं देंगे। तो ये बोलेगा ठीक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तुम पर अटैक करते ही नहीं, जाओ भाड़ में। ये बोलेगा आई विल नॉट अटैक यू, आई विल ऑल्सो नॉट अटैक यू, यू कैन गो टू द भाड़, तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम पर अटैक ही नहीं करता हूं। तो ये बोलेंगे चलो बच गए। ये लोग बोलेंगे कि चलो बच गए, लेकिन इसका प्लान कुछ और है। ये क्या करेगा, ये यहां पर देखेगा कि मैं नेगेटिव हूं, तो ये जो बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये इस बीटा हाइड्रोजन पर जाकर अटैक करेगा। अब यहां पर पॉसिबिलिटी देखो, 1 2 3 4 5 6 बीटा हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल है। ये जाकर किसी भी बीटा हाइड्रोजन पर चिपक जाएगा। तो अब कंडीशन कैसे बनने लगेगी, देखो ये C हो गया। अब यहां पर ये हाइड्रोजन से बॉन्ड कमजोर होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर O C2H5 जुड़ चुका है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह, ये हाइड्रोजन अपनी जगह, ये कार्बन का हाइड्रोजन अपनी जगह, और इसका जो Br है, ये Br कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि Br से K जुड़ गया है आकर, और ये वाला CH3 वीकेंड से एज इट इज है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, KBr बाहर, ये बॉन्ड टूट जाएगा, C2H5OH बाहर, और अब यहां पर क्या बच गया, CH3। अब ये कार्बन भी रो रहा है, ये कार्बन भी रो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बन गया तुम्हारा अल्कीन। यानी कैसा दिखने लग रहा है तुम्हें, CH2 डबल बॉन्ड CH3, यानी इसका नाम पड़ जाएगा प्रोप-1-इन। ये बन गया तुम्हारा प्रोप-1-इन। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन वर्क्स। इस प्रकार ये रिएक्शन आपकी वर्क करेगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? अच्छा, यहां पर आपके मन में अगर ख्याल आ रहा होगा कि ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कार्बन खींच लेगा ना। यहां पर एक हेट्रोलेटिक फिजन होगा, हेट्रोलेटिक फिजन के अंदर यह हाइड्रोजन H+ बन के बाहर निकलेगा।
दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H+, और यहां पर ये जो ब्रोमीन है ये भी एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा, और ये ब्रोमीन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर उड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रोमीन को इस K+ को सेटिस्फाई करना है, तो K+ के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा और ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इस पोटेशियम को दे देगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को ये पास वाले कार्बन को देकर यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी C2H5O नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन के पास में ये पोटेशियम का चुराया हुआ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। कोई बात ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो? पक्की बात, 100% क्लियर? देख लो एक बार अच्छे तरीके से, आगे बढ़े। चलिए अब आपको एक पॉइंट सिखाता हूं। मान लो आपके पास में बड़ा अल्कीन, एक बड़ा कंपाउंड आ गया, CH3 आ गया, CH आ गया, इससे मैंने जोड़ दिया यहां पर Br, फिर मेरे पास में यहां पर आ गया CH2, यहां पर मेरे पास में आ गया CH3। अब यहां पर आपने इसके ऊपर डाल दिया अल्कोहलिक KOH और आपने इसको कर दिया हीट। अब मैं यहां पर आपको मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, वो आपने सब देख लिया कि क्या होगा। अब मेरे को तो यहां पर आप मेजर प्रोडक्ट बताओ। सर ये डेफिनेटली आपका अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन तो बाहर फेंकाएगा। सर ये एक आपका बीटा कार्बन है, और सर ये एक आपका बीटा कार्बन है, तो यहां पर आपके पास में 2 बीटा कार्बन है, तो यहां पर सर 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, ये वाले 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बाहर भाग जाए, तो यहां पर कंडीशन बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, मतलब ये वाले कार्बन से ब्रोमीन चला गया इसलिए CH बचा, और ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन चला गया इसलिए CH बचा। लेकिन सर एक प्रोबेबिलिटी और बनती है कि अब यहां से कार्बन का हाइड्रोजन ना जाए, यहां से कार्बन का हाइड्रोजन चला जाए, क्योंकि यार ये भी बीटा कार्बन है, तो यहां पर कंडीशन क्या डेवलप होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये प्रोडक्ट कहलाएगा आपका ब्यूट1इन, क्योंकि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, एंड ये कहलाएगा आपका ब्यूट2इन, दिस विल बिकम आपका ब्यूट2इन। तो अब यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी डेवलप हो गई। अब यहां पर आपको पता लगाना पड़ेगा कि भैया मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, कि दोनों 50-50% बनेंगे, ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा, ये आपको यहां पर सर्च करना पड़ेगा। तो गाइज यहां पर हम लोग एक रूल इस्तेमाल करेंगे जिसे लिखा जाता है सेटजेफ, सेटजेफ, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है जेडसेफ। इसको पढ़ते सेटजेफ है, लेकिन इसका असली प्रोनाउंसिएशन होता है जेडसेफ। ठीक है, सेटजेफ और जेडसेफ, इसके बीच में डिफरेंस होता है। एक्चुअली शायद ये रशियन वर्ड है, कोई रशियन साइंटिस्ट था पुतिन वुतिन की तरह, पुतिन तो खैर साइंटिस्ट नहीं है, पर ये है जेडसेफ। इन्होंने एक रूल दिया था, इन्होंने बोला that those alkenes or alkynes will be formed in major quantity, will be formed in major quantity that have maximum number of substituents, maximum number of substituents around their double or ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात समझ में आई? सर नहीं समझ में आई, ठीक से बोलो। सेटजेफ ने बोला या जेडसेफ ने बोला कि जब आप लोग इस प्रकार एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में वो वाला अल्कीन ज्यादा फेवरेबल होगा, वो वाला अल्काइन या अल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगा जिसके डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो यहां पर आप देखो, इसके डबल बॉन्ड के पास में इधर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, तो ये कुछ अनबैलेंस्ड सा दिख रहा है। लेकिन यहां देखो, ये डबल बॉन्ड के आसपास इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो यहां पर डबल बॉन्ड के आसपास दोनों तरफ 2-2 कार्बन है।
लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड की इस तरफ केवल एक ही कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। मैंने माना इधर बहुत बल्क है, इधर बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इधर तो एक ही कार्बन है, तो इस तरफ कम कार्बन हो गए, इस तरफ दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, इसीलिए यह बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट और यह बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ मार्कोनिकॉव रूल याद हो, तो मैंने उसके अंदर पढ़ाया था कि जब ये ब्रोमीन इसको छोड़कर बाहर जाएगा, ये कार्बन बन जाएगा कैटायन, ये कार्बन बन जाएगा कैटायन। अब इस कार्बन को अगर ये वाला हाइड्रोजन दे देंगे तो ये कुछ देर के लिए कैटायन बनेगा, और ये कैटायन टर्मिनल पोजीशन पर होने की वजह से वैसे भी अनस्टेबल होगा। लेकिन जब ये कार्बन अपना हाइड्रोजन जब ये कार्बन अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, तब कुछ देर तक ये C पॉजिटिव बना रहेगा, और ये C पॉजिटिव के इधर भी एक ग्रुप है और इधर भी एक ग्रुप है, तो ये बीच में होने की वजह से दोनों तरफ बल्कि ग्रुप होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। उस हिसाब से भी ये वाला कंपाउंड ही ज्यादा स्टेबलाइज कहलाएगा। समझ में आ रही है बात इतनी हम लोगों को? हम लोग क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हम आगे बढ़े? ग्रेट। लेकिन एक जगह पर Z-सेव रूल फ्लॉप हो जाता है। भाई मैंने तुमको अल्कोहलिक KOH तो बोला है, मैंने आप लोगों से ये तो प्रॉमिस किया कि अगर आपने अल्कोहलिक KOH ले लिया तो भाई साहब अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन में चीजों को लेकर जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर मैंने जो अल्कोहल लिया है वो अल्कोहल प्राइमरी ना होते हुए अगर ये अल्कोहल सेकेंडरी हो गया तो CH3 COH CH3H, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल इस KOH के साथ मिलकर CH3C CH3H OK बना लेगा, विच अपॉन फर्दर डिसोसिएशन जब न्यूक्लियोफाइल का रूप लेगा तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा O नेगेटिव। अब आप देखो ये तो ससुरा और ज्यादा बल्कि हो गया, दिस बिकम्स वेरी बल्कि। और अगर मान लो ये आपका सेकेंडरी हो गया, लेकिन अगर मान लो बाय चांस आपने टर्शरी ले लिया, तो मैं टर्शरी डायरेक्ट ही आपको अब इमेजिन करवा देता हूं। ये देखिए टर्शरी वाला तो और डेंजर हो गया। तो टर्शरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल से जो आपका न्यूक्लियोफाइल निकलता है, दे आर वेरी वेरी बल्की, दे आर वेरी 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 बल्की। और ये इतने बल्की होने की वजह से सेडजेव रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेडजेव रूल क्या बोलता है कि अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसे इधर से एक बल्की ग्रुप सपोर्ट कर देगा और इधर से एक बल्की ग्रुप सपोर्ट कर देगा। लेकिन फिर इस पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन को आप निकालोगे कैसे? क्योंकि इसके हाइड्रोजन को निकालने के लिए तो आपको ये न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल बल्की हो जाएगा और ये इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए एनवायरनमेंट में आएगा, तो बेटा यहां से रिपल्शन और यहां से रिपल्शन फील करेगा। आ रही है बात आप लोगों को समझ में? तो बल्कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा और वो ये सेंटर में मौजूद बीटा कार्बन पर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? तो वो ये टर्मिनल वाले पर अटैक करेगा। कैसे? यहां से चल के आएगा और बिल्कुल सामने के सामने हाइड्रोजन को चुरा के भाग जाएगा। यहां बीच में वो घुसने की गलती नहीं करेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? तो यहां पर हम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, द न्यूक्लियोफाइल becomes very bulky and feels steric hindrance from the carbon
फ्रॉम द कार्बन प्रेजेंट अराउंड द बीटा कार्बन्स, यानी बीटा कार्बन जो है इसके आसपास जो कार्बन्स हैं उससे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा एंड देयरफॉर इट विल अटैक only the terminal beta carbons हाइड्रोजन, यानी आपके बीटा हाइड्रोजन पर ही वो केवल अटैक कर पाएगा। यानी यहां पर कंडीशन हो जाएगी जस्ट अपोजिट टू द Z-Sev रूल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर भी आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। Z-Sev रूल के हिसाब से ये माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर तुम्हारा यहां पर अल्कोहलिक KOH सेकेंडरी और टर्शरी टाइप का है तो फिर ये मेजर हो जाएगा। यानी आपका जो CH3CH3O नेगेटिव या CH3CCH3CH3O नेगेटिव आएगा और ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगा, क्योंकि यहां पर उसको पीछे से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन जब वो इस कार्बन पर अपनी नजर डालेगा तब उसको बड़ी मुश्किल फील होगी, क्योंकि जब वो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो उसको यहां से और यहां से स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, इसलिए ये बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? 100% क्लियर होती है ये बात? देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं और स्टार बनाकर एक एक्सेप्शनल केस और लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट केस और लिखेंगे जो कभी कभी आ सकता है आप लोगों को एग्जाम में। वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर CH3 है, CH है, यहां पर फ्लोरीन लग गया, यहां पर CH2 लग गया, यहां पर CH3 लग गया, यहां पर आपने डाला अल्कोहलिक KOH और आपने उसको हीट कर दिया, तो यहां पर भी आपके पास में दो कंपाउंड्स बनेंगे। डेफिनेटली पहला कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और दूसरा कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो गाइज यहां पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन यहां पर एक चीज गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर एक चीज गड़बड़ हो जाएगी। और वो चीज क्या गड़बड़ हो जाएगी जरा सोचो। यहां पर जो चीज है वो गड़बड़ हो जाएगी, और क्या गड़बड़ हो जाएगी सोचो। देखो, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका कार्बन से ये जो बॉन्ड होगा इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बॉन्ड, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। तो अभी तक आपको मैंने क्या सिखाया? अभी तक मैंने आपको यह सिखाया कि ये बीटा हाइड्रोजन से पहले ये ब्रोमीन निकल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि बीटा हाइड्रोजन तो बाद में निकलेगा, पहले ये फंक्शनल ग्रुप निकलेगा। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर पहले फंक्शनल ग्रुप ना निकलते हुए पहले बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहां वाले केस में सबसे पहली कंडीशन ये डेवलप होगी कि आपका जो एनवायरनमेंट में बेस है लाइक C2H5O नेगेटिव, ये आकर यहां से एक बीटा हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाए। अब आप लोग सब जानते हैं कि यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन है वो हेट्रोलेटिक क्लीवेज की सहारे निकलता है, और हेट्रोलेटिक फिजन होता है तो ये H+ बन के बाहर निकल जाता है, और ये वाला जो कार्बन होता है ये कार्बन हाइड्रोजन के और अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है, ताकि ये इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे दे और इसके साथ में एक डबल बॉन्ड बना ले। तो यहां पर आपके इस कार्बन पर कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रह गया, यह हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर भाग गया है इसके साथ,
ये कार्बन पर डेवलप कर देगा एक नेगेटिव चार्ज, ये CH2 रह जाएगा, यहां पर रहेगा CHF, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। सेकेंड केस क्या बनेगा? सेकेंड केस ये बनेगा कि आपका C2H5O नेगेटिव यहां नहीं बल्कि यहां वाले बीटा कार्बन पर अटैक कर दे, तो ये CH3 रह जाएगा, ये CHF रह जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH2, CH2 नहीं, यहां पर रह जाएगा CH। क्यों CH रह जाएगा? क्योंकि यहां पर कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां कनेक्टेड है, यहां भी हाइड्रोलिटिकली टूटेगा, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3। अब यहां पर एक्चुअली ये बन गया आपका कार्ब एनायन, ये क्या बन गया आपका? कार्ब एनायन। ये भी क्या बन गया आपका? कार्ब एनायन या कार्बो एनायन। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, कार्बो एनायन कार्बोकैटायन के अपोजिट शो करता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। मतलब अगर आपका इमेजिन करो यहां पर कार्बन पर नेगेटिव की जगह प्लस साइन होता तो हम बोलते हैं बाप रे बाप प्लस साइन है, यहां पर एक बल्कि ग्रुप, यहां पर एक बल्कि ग्रुप, ये स्टेबल है, बाप रे बाप यहां पर ये वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पीछे केवल एक ही बल्कि ग्रुप है, आगे कुछ नहीं है, ये अनस्टेबल। लेकिन कार्बन एनायन में उल्टा हो जाता है, यहां पर जिस कार्बन पर टर्मिनल होता है और जहां पर जिस कार्बन के पास में नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप कम होते हैं वो कार्ब एनायन विल बी मोर स्टेबल। एनायन वाले केस में उल्टा हो जाता है, इट विल बिकम लेस स्टेबल। तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड लेस स्टेबल है। तो ये कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, बाद में जब फ्लोरीन चला जाएगा, बाद में जब फ्लोरीन चला जाएगा ये कार्बन को इससे इलेक्ट्रॉन लेकर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो फ्लोरीन वाले केस में ये माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। फ्लोरीन के जाने के बाद ये अपना लोन पेयर इस कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो Z-सेव रूल के दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। यहां पर भी आप देखो, वी आर गोइंग अगेंस्ट द Z-सेव रूल, वी आर गोइंग अगेंस्ट द Z-सेव रूल। Z-सेव रूल के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं। तो ये एक केस बन गया और ये एक केस बन गया। ये दो ऐसे केसेस हो गए, ये दो ऐसे केसेस हो गए जो आपके Z-सेव रूल के अपोजिट जा रहा है। या तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल आपने ले लिया, या तो आपने फ्लोरीन ले लिया, यह आपके Z-सेव रूल के अपोजिट जाता है। यहां पर आपका E2 मैकेनिज्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग E1 एलिमिनेशन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारे E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस की। अब आप लोग सब यहां पर समझ ही गए हैं। E1 में E मतलब क्या होता है? E मतलब होता है एलिमिनेशन, E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन, N1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यानी यहां पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, यहां पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन विल ओनली डिपेंड अपॉन वन सबस्ट्रेट। केवल और केवल एक सबस्ट्रेट पर ही यह डिपेंड करेगा। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, यहां वाले केस में हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब E1 मैकेनिज्म की तरफ हम लोग जाएंगे तो E1 मैकेनिज्म के अंदर बिल्कुल एक एकदम वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, एकदम वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। दूसरा, इसके अंदर भी आपको हीट इज रिक्वायर्ड, लेकिन यहां पर आप जो अल्कोहल लेंगे, यहां पर आप लोग जो अल्कोहल लेंगे वो सेकेंडरी और टर्शरी टाइप का होगा। यहां पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, यहां पर आप न्यूक्लियोफाइल के तौर पर सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। सिंपल वाटर भी यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इसके अंदर होगा क्या? ये बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस होती है।
यहां पर बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस होती है। अच्छा, यहां पर हम लोग 2 स्टेप लिख रहे हैं, तो यहां पर आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका E1 मैकेनिज्म था, सॉरी E2 मैकेनिज्म था, यह हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। यह हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एक बार जरा इसको करेक्ट कर लीजिए, E2 के अंदर सिंगल स्टेप लिख लीजिए, लिख लिया E2 के अंदर सिंगल स्टेप, और E2 के अंदर 2 स्टेप प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास में टर्शरी या सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, यहां पर आप लोग को समझ ही गए होंगे कि यहां पर भी सेकेंडरी या टर्शरी सबस्ट्रेट की ही जरूरत है। मान लीजिए यहां पर आपके पास में Br है, तो सबसे पहले आएगी आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें जब आप लोग इसे हीटिंग करेंगे अगेन इन प्रेजेंस ऑफ योर अल्कोहलिक KOH, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो ये टूट जाएगा इन CH3 पॉजिटिव में और Br नेगेटिव अलग चला जाएगा। ये बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन। और आप लोग जानते हैं कार्बोकेटायन या तो सेकेंडरी टाइप का हो या टर्शरी टाइप का हो तो ही स्टेबल होता है। मतलब यहां पर प्राइमरी टाइप का कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा, इसीलिए प्राइमरी टाइप के कंपाउंड विल नॉट शो E1 मैकेनिज्म। ये बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3C, या इसको मैं थोड़ा सा बताऊं क्योंकि इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके पास में आएगा आपका बल्की न्यूक्लियोफाइल। अब इसके पास में आया आपका बल्की न्यूक्लियोफाइल या किसी भी टाइप का न्यूक्लियोफाइल। यहां पर आपको पता है मैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पर वाटर ले लेता हूं, H2O। तो ये वाटर के पास में जो 2 लोन पेयर है, ये वाटर इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन या इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, किसी भी एक पर अटैक करेगा और खुद को कन्वर्ट कर लेगा H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन के अंदर। अब यहां पर केवल बचा CH2 जो कि डबल बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, यहां पर बन जाएगा CH3, यहां पर बन जाएगा CH3। देखो, अच्छा यहां पर हुआ क्या होगा, यहां पर हुआ क्या होगा, मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझाऊं तो यहां पर 3 हाइड्रोजन थे। यह हाइड्रोजन ने जब इस ऑक्सीजन को देखा तो इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को क्या बोला कि मेरे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तुझे तेरा इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं, तू हेट्रोलेटिक क्लीवेज कर और चल मेरे साथ। तो ये हाइड्रोजन H+ बन के इसके साथ आ गया, ये कार्बन ने ये लोन पेयर अपने पास रख लिया और ये लोन पेयर अल्टीमेटली इस कार्बन को देके इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा 1 2 3 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन, इस 1 2 3, हाँ 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 यानी प्रोप-2-इन। इस तरीके से आपको ये कंपाउंड यहां पर देखने को मिलेगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को। और यहां पर हीटिंग मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना हीटिंग के मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट। ये हो गई आप लोगों की एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं एक बार आपको करवाना चाहूंगा। CH3 CH Br CH2 CH3। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था कि जब आपने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करा तो A बना, इस A का ट्रीटमेंट आपने HBr के साथ करा तो आपका B बना, और फिर आपने इस B का ट्रीटमेंट एक्वस KOH के साथ करा तो C बना। यू हैव टू फाइंड A B एंड C। फाइंड कीजिए A B एंड C। चलिए बताइए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। बाप रे 49 मिनट्स का लेक्चर हो गया, गजब ही हो गया।
लगाया था, मुझे इतना लंबा चलेगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि अल्कोहल सेकेंडरी या टर्शरी टाइप का है, तो मैं लगाऊंगा सेटजेफ रूल, यहां से निकालूंगा ब्रोमीन, यहां से निकालूंगा एक हाइड्रोजन, और यहां पर एक ही जगह में बनाऊंगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। दिस विल बी माय मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली आपका यहां वाले 2 कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन वो माइनर है, मेरे को नहीं बनाना। अब ये HBr जो इस पर अटैक कर रहा है, ये HBr क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड यहां की जगह यहां होता इन दोनों कार्बन के बीच में, तो फिर मार्कोनिकॉव रूल लगाना पड़ता, मार्कोनिकॉव रूल लगाना पड़ता, और मार्कोनिकॉव रूल के अंदर ब्रोमीन को हमें कहां जोड़ना पड़ता, यहां बीच वाले में, हाइड्रोजन जाता कोने वाले में। ऐसा कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उस पर जाकर Br अटैक करता, लेकिन यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं H को लेट से इस पर अटैक करा देता हूं, ब्रोमीन को लेट से इस पर अटैक करा देता हूं, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CHBr वापस से CH2 CH3। कोई परेशानी, कोई परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर, कोई परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर? ये वापस से बन गया, ये वापस से बन गया, और फिर आपने इसका ट्रीटमेंट कराया एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ये और ये, मतलब ये कार्बन इज योर सेकेंडरी कार्बन, मतलब ये SN1 पाथवे में घुस जाएगी रिएक्शन, और SN1 पाथवे की वजह से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एक आपको यहां पर दिखेगा OH, CH2 CH3 CH3, एक तो तुमको ये मिलेगा, और एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें OH ऊपर लग जाएगा, CH2 CH3, मतलब प्रोडक्ट सेम होगा बट इस तरीके से काम करेगा। बोलो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज हाउ सच रिएक्शन वर्क्स, दिस इज हाउ सच रिएक्शन वर्क्स। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, और मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा जो कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये नीट में था, और वो ये वाला जो दे रहा हूं ये JEE में था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में था, बट आपको ये करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। इससे बना ए का ट्रीटमेंट आपने HBr के साथ करा तो B, और इस B का ट्रीटमेंट आपने एक्वस KOH के साथ करा तो C। A B C आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड A B एंड C। अब यहां पर जब आप ABC लगाओगे तो इसके अंदर आपको ज्यादा मजा आएगा मार्कोनिकॉव रूल का भी, क्योंकि इसके अंदर यूटिलिटी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये JEE का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ ही ये लेक्चर यहां पर एंड करने जा रहा हूं, और मैं आप लोगों को तीसरी रिएक्शन विद मेटल्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वुड्स रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स अगले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कराऊंगा अलॉन्ग विथ वो। तो मान के चलिए अगले 2 से 3 लेक्चर्स में, मिनिमम 2 से 3 लेक्चर्स में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करो ग्रेविटी सर्कल। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो बाय द नेम मृत्युंजय.पंड्या या मृत्युंजय_पंड्या, आप एक बार सर्च कर लेना, मेरा कार्टून वाला फोटो आपको इसके अंदर दिखेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।